जी बिल्कुल, नए सूबों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल पीर मसूद चिश्ती। पीर साहब, आप ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम की बात चल रही थी, अचानक नए सूबों का जो मामला सामने आया है, आप समझते हैं कि नए सूबों की तश्कील जो है ज़रूरी है? पाकिस्तान बार कौंसल ने भी इस चीज़ की तौसीक़ की है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुलरहमान भाई। जिस तरह पहले आप बता रहे थे कि पाकिस्तान बार कौंसिल का जनरल हाउस का इजलास हुआ था, उसमें हमने करारदाद पास की है। यूनानिमस करारदाद सी, उसमें किसी की तरफ से अपोजिशन नहीं आई। उस करारदाद में हमने यही कहा है कि तमाम जो हमारी सियासी जमातें हैं वो इस मामले में बैठें और बैठ के कंसेंसस के साथ एक फ़ैसला करें। वक्त की अहम ज़रूरत है इस वक्त। हमारे जो नए सूबे या नए इंतज़ामी यूनिट्स उसको कह लें, अगर सूबों पे नहीं भी एग्री करते तो इंतज़ामी यूनिट से किसी भी सूबे की जो है बाउंड्री वो चेंज नहीं होगी, किसी का नाम तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तान पहले भी यूनिट्स के इंतज़ामी यूनिट्स के ही अंडर बना हुआ है सारे। जैसे पाकिस्तान है, एक मुल्क है, वफाक है, वफाक के नीचे सूबे हैं, आगे डिवीज़न्स हैं, आगे डिस्ट्रिक्ट हैं, आगे तहसील हैं। तो इस तरह वो हम ये चाहते हैं कि आप जो मसलन कोई एक डिवीज़न है, उस डिवीज़न को अगर वो इंतज़ामी यूनिट ऑलरेडी है, उसको आप इंडिपेंडेंट कर दें, उसको पावरफुल कर दें, उसके जो वसाइल हैं उन्हीं लोगों के ऊपर ख़र्च किए जाएँ। ये ना हो कि वहाँ से अगर टैक्स कलेक्शन हो तो लाहौर में आ जाए, वहाँ से अगर आपकी गाड़ी का टोकन भी जाए तो वो लाहौर में आ जाए, वहाँ से आप और वहाँ के लोग हैं वो लाहौर की तरफ देखते रहें या किसी भी दूसरे सूबे की दारुल हुकूमत की तरफ देखते रहें या वफाद की तरफ देखते रहें। अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उससे हम ये समझते हैं सारे ही पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान कि उसमें अगर लोकल वसाइल वहीं खर्च होंगे तो उससे बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, उसमें जो महंगाई है उसका ख़ात्मा होगा और उसके साथ जुड़ी हुई दहशत गर्दी का ख़ात्मा होगा। अच्छा पीर साहब, ये जो आपका नया एक पॉइंट सामने आया है कि मकामी लोगों को ख़ुद मुख्तार किया जाए, ये आप समझते नहीं कि बल्दियाती जो अदारे हैं उनकी ही एक शक्ल है? तो क्यों जिस मुल्क में 19 साल बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, अभी भी मुअत्तल हैं बल्दियाती अदारे, तो आप समझते नहीं हैं कि ये अदारे ही मुस्तहकम हो जाने चाहिए, उन्हीं को ही सपोर्ट किया जाना चाहिए? नहीं, आप मजाक फरमा रहे हैं, लेकिन जो बलदियाती निज़ाम है वो और चीज़ है। हम तो सूबे की या यूनिट की बात करते हैं। अगर सिंध में मिसाल के तौर पे अगर वो समझते हैं कि हमने सिंध को तकसीम नहीं होने देना, सिंध हमारा एक ऐसा नाम है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसको हिस्से नहीं बनने देने, तो उस हवाले से पहली बात हम सूबों की कर रहे हैं। लेकिन अगर सूबों पे कंसेंसस नहीं होता तो ये तो ऐसी चीज़ है जिस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो आपके पास हर चीज़ मौजूद है। लेकिन बलदियाती निज़ाम जो है वो इसका हल नहीं है। बलदियाती निज़ाम जो है आपके सामने पहले हुआ है, वो तहसील में भी होता है, ऊपर भी होता है, लेकिन उसके भी कोई पता नहीं होता वसाइल कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अल्टीमेटली चीज़ें ऊपर ही चली जाती हैं। जो नीचे से टैक्स कलेक्शन है वो तो फिर ऊपर चली जाती है, उसका तो फ़ायदा नहीं है। ऊपर से वो देखते रहते हैं हमें वफाक से या मरकज़ से कोई हमारा सूबाई दारुल हुकूमत जो है वहाँ से कोई पैसे आएंगे, उसके हवाले से हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे या दूसरी चीज़ें चेक करेंगे। सूबा अलग बनाना या इंतज़ामी यूनिट बनाना, उसका ये साथ होगा कि जो वफाक से पैसे मिलेंगे वो किसी एक जगह पे नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट वहाँ चले जाएंगे। ये सब ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात किए बगैर और जो ब्यूरोक्रेटिक जो कल्चर है उसके ख़ात्मे के बगैर जितने मर्ज़ी यूनिट बना लें, तो आप समझते हैं कि वो फ्रूटफुल होगा, जो मकसद है वो हासिल हो पाएगा? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है आप बजा फरमा रहे हैं कि एक वक्त था कि बड़ा नाम होता था, किसी ज़िले में एक डिप्टी कमिश्नर होता था ना, तो वो पूरा ज़िला जानता था हमारा फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर है और उसने ये काम किए हैं, वो एक ज़िम्मेदारी समझते थे। लेकिन अब ख़ास तौर पर पंजाब में जहाँ देखते हैं किसी आम बंदे की तो रसाई नहीं है किसी डिप्टी कमिश्नर से, तो बात की बात है तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ भी उनकी रसाई नहीं है, उनको भी नहीं मिल सकते। ये सिस्टम जो है ये इनको ठीक होना ज़रूरी, लेकिन वो ठीक तो हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने ही करना है। अगर वो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। अगर वो उनको ये कहेंगे कि आप मुल्क के इस मुल्क के जो हैं आप वफ़ादार रहें और चूँकि मुलाज़म है हमारे सरकारी, वो मुलाज़म बन के रहें तो मामला ठीक चलेंगे। अगर वो अफसरशाही जिस तरह चल रही है इस तरह तो मामला तो नहीं चलेंगे। अच्छा, पहले माजी में हम 1 यूनिट का तजर्बा कर चुके हैं, तो ये जो छोटे छोटे यूनिट बनेंगे उसका और इसका क्या फ़र्क सामने आएगा? देख रहे वन यूनिट तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वन यूनिट जब ख़त्म इसलिए करना पड़ा ना कि एक मरकज़ में एक जगह पे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब नीचे जाएंगे तो नीचे अब आप पंजाब को छोड़ दें, आप दो ऐसे सूबे हैं हमारे जिनमें बलूचिस्तान है और
خیبر پختونخوا ہے، ان میں جس طرح سے بدقسمتی سے اتنے عرصے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ لوکل بھی موجود ہیں اور باہر سے بھی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے دوسرے ملکوں سے، خصوصاً جو انڈیا سے، تو اگر وہاں کے لوگ جو نیچے ہیں اگر ان کو روزگار مل جائے گا، ان کی مہنگائی ختم ہو جائے گی، ان کے بچے اسکول جانے شروع ہو جائیں گے، ان کو جو ان کے مسائل ہیں صحت کے حوالے سے وہ ہو جائیں گے، ان کی ریزیڈنس کے حوالے سے ہو جائیں گے، جھگیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں آ جائیں گے، تو اس میں سمجھتا ہوں دہشت گردی ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج نیچے چلتی جائے گی اور ہم سکون کا سانس لے سکیں گے۔ لیکن یہاں تو ہیلتھ جو ہے وہ بھی ایک جگہ سے ہے، وہاں کے کسی کو حصہ مل جاتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح جو سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کے جو دوائیاں دیتے ہیں یا باقی چیزیں کس طرح پنجاب میں ٹھیکے ہوتے ہیں، وہ ٹھیکے جا کے وہاں فراہم کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ملکی بجٹ جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں بنتا ہے، فنڈز دستیاب نہیں ہیں، اور کتنے اگر آپ کی بات مان لی جائے تو صوبے اگر زیادہ بنتے ہیں یا انتظامی یونٹ بنتے ہیں تو کتنے وزراء اعلیٰ بنیں گے، کتنے چیف جسٹس بنیں گے، کتنی ہائی کورٹس بنیں گی، کتنے بیوروکریٹس ہیں وہ زیادہ ہوں گے، تو یہ سارا تو اخراجات والا معاملہ ہے، ملک پہلے ہی خسارے کے اندر چل رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں نا انتظامی یونٹس ہیں اس میں تو یہ چیزیں نہیں آئیں گی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کے وسائل ہیں وہیں خرچ کریں۔ تو پھر اس کا مطلب آپ صوبوں کی بات نہیں کر رہے، آپ صرف انتظامی یونٹ کو انہینس کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات ہماری صوبوں کی ہے، یہ دیکھیں جب ملک کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے نا، اس طرح یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے جو اخراجات ہیں وہ تھوڑے ہیں، ان کو کم کر دیں۔ دیکھیں نا جو ناکامی ہوتی ہے نا کسی ملک حکومت کی، وہ ناکامی وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ گورننس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر گورننس ہی نہیں ہوگی تو یہ تو مسائل آتے رہیں گے۔ اگر اپنی آپ کی گورننس بہتر کر لیں، اپنے آپ کے اوپر جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے، پنجاب میں آپ دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، کتنے پولیس والے ہیں جتنے ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ڈیوٹی سے زیادہ لوگوں کے گھروں پہ لگے ہوئے ہیں۔ کالا باغ ڈیم قومی نوعیت کا ایک منصوبہ ہے جس پر کسی سیاسی جماعت کا آج تک اتفاق نہیں ہو سکا، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے اوپر یہ کیسے اتفاق رائے پیدا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے پہلی بات میں نے آپ سے کی تھی کہ ہم نے جو قرارداد پاکستان بار کونسل میں کی ہے وہ ہم نے یہ نہیں کی کہ آپ اس کو ایک اپنا ایک آرڈر کے ذریعے یہ بنا دیں، یہ نہیں کہا۔ ہم نے یہی کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں، اگر وہ نہیں بیٹھتے یا کوئی نہیں بٹھاتا ان کو تو ہم نے یہ قرارداد بھی پاس کی ہے کہ پاکستان بار کونسل خود ان کو بٹھائے گی۔ ہم انشاءاللہ ستمبر میں اپنے طرف سے ایک تمام جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں ان کو بلائیں گے، اپنا طرف سے ان کے سامنے یہ تجاویز رکھیں گے۔ اگر وہ صوبوں پہ نہیں کنسنسس ہوتا تو یونٹس پہ کسی جگہ پہ کنسنسس ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جی بالکل، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی کا کہنا ہے کہ انتظامی یونٹ جو ہے وہ مفاد عامہ میں بنائے جانے ضروری ہے، اور اس پر غور و خوض کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان بار کونسل ہی پلیٹ فارم مہیا کرے گی، اور اتفاق رائے قومی جو اتفاق رائے ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔